Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो एक और PYQ सेट लेकर हूँ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। अपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर इन क्वेश्चंस को भी जरूर शामिल करना, है ना। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही ज्यादा एग्जाम में क्लियर होने के चांसेस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है, एक मिनट को, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर अ कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। दो अलग अलग टेम्परेचर है, एक है T1 और एक है T2। ग्राफ प्लॉट किया गया है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये जो ग्राफ है I और V के बीच में है। किस किस के बीच में? I और V के बीच में। हम जो ग्राफ बनाते हैं वो किस किस के बीच में बनाते हैं? V और I। क्यों? क्योंकि हम ओम्स लॉ से पढ़ते हैं V इक्वल्स टू IR। तो पहले ही मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो अगर ये ग्राफ ऐसा होता V इक्वल्स टू IR वाला, ये IR वाला, यानी कि V और I के बीच में ग्राफ होता, यहां पर होता R1 और यहां पर होता R2, ये होता T1 और ये होता T2। तो V अपॉन I जो है वो किसके इक्वल होता? R के। और R क्या होती? स्लोप होती। R स्लोप होती तो R प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो यहां से साफ साफ हम लिखते R1 ग्रेटर देन R2 और T1 ग्रेटर देन T2। ये किस केस में आंसर होता? इस केस में आंसर होता। पर यहां पर ये किस किस के बीच में? I और V के बीच में, है ना। तो उल्टे कर दिए एक्सेस। तो I और V के बीच में, तो यानी कि ये जो ग्राफ है V इक्वल्स टू होता है IR। पेन में चेंज कर लेता हूं जिससे तुम्हें क्लियरली समझ में आए चीजें। तो V इक्वल्स टू IR होता है। अब ये हो गया I इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि जो स्लोप है, स्लोप वो क्या हो गई? 1 अपॉन R हो गई स्लोप। 1 अपॉन R स्लोप हो गई। तो अब कंडीशन कहानी चेंज हो गई, यानी कि R1 ग्रेटर देन R2 यदि है तो 1 अपॉन R1 ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा किससे? 1 अपॉन R2 से, है ना। 1 अपॉन R1 कम हो जाएगा 1 अपॉन R2 से, यानी कि अब जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि R2 ग्रेटर देन R1 और T2 ग्रेटर देन T1। R2 ग्रेटर देन R1 और T2 ग्रेटर देन T1। तो हमारे पास जो आंसर अब आएगा वो आ जाएगा कौन सा? फोर्थ। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ। अगर ये V और I के बीच में ग्राफ होता तो आंसर ये वाला आता, R1 ग्रेटर देन R2 और T1 ग्रेटर देन T2। अब ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में? ये है I और V के बीच में। तो अब जो है ये बन जाएगा T2 R2 ग्रेटर देन R1 और T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, T2 ग्रेटर देन T1, ये ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है इन द सर्किट शोन इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B द करंट इन दिस वायर विल बी। देखो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस है नहीं है उसके लिए क्या करोगे? 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1/3। तो ये बैलेंस तो नहीं है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज नॉट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो अब क्या करना है? अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने का मतलब है कि यहां पर मान लो करंट कितनी है? I। तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी? I1 ऐसा मान लो। और इस वाली ब्रांच के अंदर करंट कितनी चली जाएगी? I माइनस I1। अब क्योंकि ये बैलेंस नहीं है तो ये किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो यहां पर मैं करंट निकालूं, यहां पर इस वाले, इसमें, इसको मैं नाम दे देता हूं C, इसको नाम दे देता हूं मैं D। तो इस 4 ओम के अंदर अगर मैं करंट निकालूं तो I1 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे रजिस्टर जो डिवाइडर है उस मेथड से। तो 4 और टोटल कितने हो गए? 4 + 4 और 1 + 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4 और 4। तो 4 अपॉन 4 + 8। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 4 और 4 8। तो 4 + 8 और इनटू टोटल करंट कितनी हो गई? I। 4 अपॉन 4 + 8। ये ठीक वैसे है जैसे आप कोई, आपके पास 2 रेशो है, उसमें आपको कुछ बांटना है। लेट सपोज आपको x को इसमें बांटना है तो कैसे बांटते हो? A अपॉन A + B इंटू एक्स। तो ठीक उसी तरह से I को आपको यहां पर डिवाइड करना है। तो 4 में डिवाइड करना है तो 4 अपॉन 4 प्लस रेस्ट का सम। रेस्ट कितने हो गए? 1 + 3 + 4, इसका सम कर दिया आपने।
ये सबसे सिंपल तरीका है जिससे मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/12 i। तो i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i/3। ये i1 की वैल्यू हो गई। तो i1 की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से फिर cb के अंदर i माइनस i1 आ जाएगा। तो हैंस i माइनस i1। तो i माइनस i1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2i/3। अब दो ब्रांच के अंदर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ C से E के बीच में। तो फॉर CA लगाओगे तो VC माइनस 4 इंटू I1 और इक्वल्स टू VA। तो यहां से VC माइनस VA इक्वल्स टू होगा 4I1। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, i/3। तो एक इक्वेशन तो आपने ये लिख दी। फिर आप किसके लिए लगाओगे, फिर आप लगाओगे CB के लिए। तो CB के लिए लगाओगे तो क्या लिखोगे, VC माइनस, अब ये कितने ओम का है, 1 ओम का है। तो यहां कितना होगा, 2i/3 कितना होगा, 2i/3, क्योंकि यहां पर करंट 2i/3 है। तो ये होगा 2i/3 और इनटू रेजिस्टेंस 1 और इक्वल्स टू VA। तो यहां से बन जाएगा VC माइनस VA इक्वल्स टू 2i/3। ये बन जाएगा VC माइनस VC माइनस VB इक्वल्स टू 2i/3। तो क्लियर दिख रहा है यहां से कि जो करंट का फ्लो है वो किधर से किधर होगा, फ्लो ऑफ करंट जो है वो किधर से किधर होगा। यहां पर ये कितना है, 4i/3 और ये कितना है, 2i/3। तो VC माइनस VB कितना आ रहा है, 2i/3 और VC माइनस VA ये कितना आ रहा है, 4i/3। यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसके पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, कम है। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट का फ्लो है वो किधर से किधर होगा, B से A की तरफ होगा। करंट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा, B से A की तरफ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, B to A। भाई यहां से साफ दिख रहा है ना, इसको ऐसा निकाल लो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, एक काम करो इसमें से माइनस कर दो। तो VC माइनस VA, VC माइनस VB करो तो ये कितना हो जाएगा, 4i/3 और ये हो जाएगा 2i/3। तो माइनस जब करोगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा। यहां से बचेगा ये VB माइनस VA और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i/3 और ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4i/3। ये माइनस है और ये होगा प्लस 4i/3। VB माइनस VA की वैल्यू आएगी 2i/3। तो VB माइनस VA की वैल्यू आएगी 2i/3 और जो कि पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब करंट का फ्लो किधर होगा, B से A की तरफ होगा। जैसे आप VA माइनस VB करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। VA माइनस VB करते ही माइनस 2i/3 देगा, इसलिए आप A से B नहीं लिख सकते। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद इसको जरूर चेक कर लेना। तो आंसर क्या आएगा, B से A आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई होता क्या है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, QV क्रॉस B होता है। तो यदि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि V पैरेलल टू B है, तो उस केस में V क्रॉस B जो है वो होता है VB साइन थीटा। VB साइन थीटा होता है। तो ये पैरेलल हो गए तो क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, और 0 वैल्यू दे देगा तो फोर्स आ गया 0, और 0 आ गया तो कौन सी लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, कौन सी लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर करेक्शन है, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। करेक्शन ये है कि ये सब प्लस में लिखे हुए हैं। ये वैल्यू एग्जैक्टली ये लिखी हुई है, B वेक्टर इक्वल्स टू B0 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वैल्यू लिखी हुई है। ये करेक्शन कर लेना। तो क्वेश्चन बोला है स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर्स लाइज इन XY प्लेन। XY प्लेन का मतलब हुआ, अगर मैं ऐसे बनाता हूं कुछ, ये X लेता हूं मैं, ये Y लेता हूं और ये Z लेता हूं, तो जो स्क्वायर है वो इस प्लेन में है ऐसे। तो स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, अगर स्क्वायर की साइड को L मान लो तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर तो L स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर की तरफ जाएगी, K कैप। तो इसको मैंने K कैप लिख लिया। तो ये एरिया वेक्टर बनेगा स्क्वायर का।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, तो फ्लक्स जो होता है फ्लक्स वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बी डॉट ए। तो बी की वैल्यू आपने लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, बी नॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एल स्क्वायर के साथ। तो यहां के डॉट के वाला बचेगा, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। तो फाई बी नॉट तो बाहर रहेगा, मैं करके बता देता हूं, 2i डॉट के करोगे तो वो जीरो बनेगा, प्लस 3j डॉट के करोगे तो वो भी जीरो बनेगा, एल स्क्वायर को भी मैंने बाहर रखा हुआ है अभी, और 4k डॉट के करोगे तो वो भी जीरो बनेगा, वो 1 बनेगा, एल स्क्वायर को मैंने बाहर रखा हुआ है। तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, और k डॉट के बन जाएगा 1। तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4b नॉट और एल स्क्वायर। फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4b नॉट एल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर यहां से हो जाएगा कौन सा, थर्ड आंसर हो जाएगा, थर्ड। तो इसको जब आप ऑप्शन लगाओगे तो कौन सा लगाओगे, थर्ड लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट, अब यहां पर ये लिखा हुआ है E इक्वल्स टू ई नॉट, इससे कंपेयर कर लो सीधा इसको, साइन ओमेगा टी। आरएमएस वैल्यू पूछिए, तो ई आरएमएस जो होगा वो किसके बराबर होता है, EM अपॉन √2, और ये ई नॉट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन √2। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 140 है, तो ये हो जाएगा 140 अपॉन √2। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द थर्ड ब्राइट बैंड ऑफ वेवलेंथ लाइट 60,000 आर्मस्ट्रॉन्ग coincides with the fourth bright band for another sources in the same arrangement the wavelength। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होता है n1 लैम्डा 1। इस तरह के क्वेश्चन जब मिले, जब कोइंसाइड कर रहे हो, तो ये वाला n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। तो कौन सी है, थर्ड है, तो थर्ड इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये है 60,000 n2 कौन सा है, फोर्थ है, तो लैम्डा 2 निकालना है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 60,000 अपॉन 4। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4500, है ना भाई, 15 चौक 60, 15 ते 45, तो 4500 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन द मेटल हैविंग द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। दो चीजें होती है, एक होता है लैम्डा नॉट जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट को, और एक होता है हमारे पास न्यू नॉट जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो न्यू है, न्यू ये ज्यादा होना चाहिए किससे, न्यू नॉट से। ये मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी जो भी है इंसिडेंट लाइट की, वो ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो। और लैम्डा और जो न्यू है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसकी, लैम्डा मैक्स की, यानी कि लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, वेवलेंथ की। तो ये जो लैम्डा नॉट है ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहिए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए न्यू नॉट से, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, और वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें यही पूछा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कब होगा, तो कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट से क्या होगी, कम होगी, यानी कि ऑप्शन सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द परसेंटेज ऑफ क्वालिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर 4 लाइफ्स। देखो अगर मैं कोई मटेरियल लेता हूं जिसकी इनिशियल वैल्यू है n, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, तो फर्स्ट हाफ लाइफ पहली टी हाफ के बाद वो आधा रह जाएगा, यानी कि n/2। अब इसकी हाफ लाइफ, तो n/2 का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, n/4। अब फिर से हाफ लाइफ, तो अब कितना हो जाएगा, n/8। फिर से हाफ लाइफ,
तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा n/16। तो अब लास्ट में कितना बचा है जाके, n/16 बचा है, और ये कितना है, n है। तो n और से कितना हो गया, n/16 हो गया। तो अब इसका परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज निकालोगे तो 100/16 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25%। कितना आ जाएगा, 6.25%, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग जो होती है पीएन जंक्शन की, वो क्या होती है। देखो फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है, सबसे पहले पीएन जंक्शन का मैं अगर तुम्हें सिंबल बना के दिखाऊं तो वो सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। रुको एक मिनट, हाँ। तो पीएन जंक्शन का जो सिंबल है वो इस तरह से बनेगा। ये अगर मैं बनाता हूं P, ये N हो गया। तो अगर ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये P बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगी फॉरवर्ड बायसिंग। ये कहलाएगी फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर ये सर्किट इस तरह से है, अगर ये सर्किट इस तरह से बनता, इस तरह से, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये P बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। ठीक है। और इसका सिंबल भी हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इस तरह से ये सिंबल होता है। ये किसको डिनोट करता है, P को, और ये किसको डिनोट करता है, N को। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग में P साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होनी चाहिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड द डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन। ये जो रीजन होता है, ये वाला, ये जो रीजन होता है, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P, बिल्कुल ठीक है, बट द डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन। दूसरा पॉइंट लिखा है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड, डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिक, ये गलत हो गया। थिक यानी कि ज्यादा होना, वो ज्यादा कब होगा, रिवर्स बायसिंग के अंदर वो बढ़ेगा, फॉरवर्ड बायसिंग पे वो बढ़ेगा नहीं। तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा लिखा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू N साइड, N साइड है तो गलत हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू N साइड, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ गया, इसका 1 आ गया कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए। अगर ये रिवर्स बायसिंग में होता तो डिप्लीशन रीजन बढ़ता यानी कि वो थिक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड associated with an EM wave propagating along the z axis can be represented by। तो EM वेव बना रहे हैं हम, तो EM वेव के लिए मैंने ये बना दिया कुछ ऐसे, यहां लिख दिया मैंने y, यहां लिख दिया मैंने x, और यहां लिख दिया z। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है किस में, x में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है x में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो ऑसिलेशंस हैं वो कहां पर होंगे, वो होंगे y में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होंगे, y में होंगे, ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, E = E0 I कैप। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है J में, B = B0 J कैप। अब है जब जो EM वेव है, EM वेव किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो प्रोपोगेशन EM वेव का किधर हो रहा है, J डायरेक्शन में, यानी कि Z में। तो EM वेव जो जाएगी वो जाएगी किधर, EM वेव ये जा रही है किस में, K कैप में। Z का मतलब हो गया K कैप। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन EM वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग द Z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर ये Z का मतलब है K में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक X में आएगा और एक Y में आएगा। तो दोनों परपेंडिकुलर देख लो कहां पर है। तो यहां तो देखो, यहां B0 K लिख दिया, ये किसके डायरेक्शन में लिख दिया, EM वेव के डायरेक्शन में लिख दिया, तो ये गलत हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को I में दिखाया है और मैग्नेटिक फील्ड को J में दिखाया है, ये सही है। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को वेव वेक्टर की जो EM वेव है उसकी डायरेक्शन में दिखा दिया, तो ये गलत हो गया। फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को किस में दिखाया है, J में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको दिखाया है किस में, I में। मैग्नेटिक फील्ड को किस में दिखाया है, I में दिखाया है, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन, E
इक्वल्स टू ये हो जाएगा I और B इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा J, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। When the light is incident on metallic surface, then the maximum kinetic energy of emitted electric photon। तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है, आइंस्टीन की इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन की इक्वेशन होती है, क्या होती है, एच न्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट, है ना, थ्रेशोल्ड जो वैल्यू होती है वो वाली, प्लस के ई मैक्स। तो के ई मैक्स जो है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये पूछा है कि जो काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिनोटेड बाय एमपी एंड एमई। एक दिया है एमपी, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, एक दिया है एमई, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट होता है म्यू इक्वल्स टू, ये होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें रिड्यूस मास ही तो पूछा है, तो यहां पर m1 m2 की जगह लिख दो mp me अपॉन ये हो जाएगा mp प्लस me। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अ कॉलिजन ऑफ टू पार्टिकल इज व्यूड इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये ले लो जिसका मास ले लो m1, एक पार्टिकल ये ले लो जिसका मास ले लो m2। मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के मैं अगर देख रहा हूं, इसकी वेलोसिटी को मान लो u1 है, इसकी वेलोसिटी को मान लो u2। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा क्या होता है कि जो लीनियर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लीनियर मोमेंटम इज 0। लीनियर मोमेंटम 0 का मतलब हो गया ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है तो इसका ये तभी पॉसिबल है जब v1 अपोजिट हो किसके, v2 के। ये तभी पॉसिबल है जब v1 जो है v2 के क्या हो, अपोजिट हो। तो उस केस में दोनों जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा दिखाई देता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो बी एंटी पैरेलल टू ईच अदर। पहला ऑप्शन है पैरेलल टू ईच अदर, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड में परपेंडिकुलर नहीं आएगा, डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल वेलोसिटी, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मोशन ऑफ प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम के अंदर मोशन जो भी हो रही है वहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि जब हम मोशन ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, सेंट्रल फोर्स के सब्जेक्टेड वो मोशन करते हैं, और जब भी सेंट्रल फोर्स लगेंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग के लिए कंडीशन है हमारे पास धराचार्य फॉर्मूला जो होता है ना, कौन सा फॉर्मूला, धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो होता है b² माइनस 4ac, ये होता है ना। जो x जब हम रूट की वैल्यू निकालते हैं, पूरा बता देता हूं मैं तुम्हें। हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² प्लस ax प्लस c, या ऐसा लिख देता हूं मैं इसको x² ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके अगर रूट निकालने हो x12, धराचार्य फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वाली वैल्यू उठा लो, ये वाली। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो यहां पर जो b है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2b, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो ये वैल्यू बन रही है तुम्हारी। तो b का स्क्वायर यहां पर कितना हो गया, 4b² हो जाएगा, माइनस 4ac, 4a कितना है, 1 है, यहां पर भी
1 है, और C की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए क्या है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो यहां पर अब सॉल्व करोगे इसको, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर लेस देन 4 ओमेगा नॉट, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर और बी लेस देन ओमेगा नॉट। तो ये आंसर आएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर का बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकालनी है, तो यहां पर सीधा फॉर्मूला लगाओ K अपॉन रो। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू हो गई 2.25 और 10 पावर कितना हो जाएगा, ये 9 दिया हुआ है, 9, और रो की वैल्यू वाटर के लिए होती है 1000। यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10 पावर 3, है ना, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को लिखा है वीपी से और एवरेज स्पीड को लिखा है वी एवरेज आरएमएस से। देखो भाई, वी आरएमएस 3 तरह की स्पीड होती है, एक होता है वी एवरेज और एक होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। इनको याद करने का तरीका होता है राम, है ना, यानी कि वी आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, फिर वी एवरेज होता है और फिर क्या होता है, वी मोस्ट प्रोबेबल होता है। इससे आप याद करोगे ऐसे। तो यहां मोस्ट प्रोबेबल को किससे लिखा है, मैं वापस से लिख देता हूं, वी आरएमएस ग्रेटर देन वी एवरेज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। अब यहां पर वी मोस्ट प्रोबेबल जो है उसको वीपी से लिखा है, तो इसको वीपी से लिखा है, और एवरेज को किससे लिखा है, वी बार से लिखा है, और आरएमएस ये। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन बन रहा है। पहले ऑप्शन में लिखा है कि वी बार ग्रेटर देन वीपी, सही है। दूसरे ऑप्शन में लिखा है वीपी ग्रेटर देन वी आरएमएस, गलत है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है वी आरएमएस लेस देन वी एवरेज, गलत है। और फोर्थ ऑप्शन बनेगा ही नहीं, ठीक है भाई। इनकी वैल्यू भी अगर मैं लिखना चाहूं तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है इसकी होती है 3RT अपॉन एम, एवरेज आता है 8RT अपॉन पाई एम, और ये आता है 2RT अपॉन। तो अगर VRMS और VP का रिलेशन बनाना चाहो, यानी कि VRMS को डिवाइड कर दो VP से, तो नहीं बनेगा, √3/2 तो बनेगा, 2√3 नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा आ गया, सही ऑप्शन आ गया हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द वेव हैविंग इंटेंसिटी द रेशो 25/4। अब यहां सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, I max अपॉन I minimum इक्वल्स टू √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 और ये स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन I1 अपॉन I2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। ऊपर नीचे √I2 से डिवाइड कर दो, लिख सकते हो ऐसे, बहुत आराम से लिख सकते हो। तो I max अपॉन I minimum, यहां से I1 अपॉन I2 25 अपॉन 4 का रूट करोगे तो कितना बनेगा, वो बनेगा 5/2 प्लस 1, और यहां से कितना बनेगा 5/2 माइनस 1, इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा 49 और अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 9। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है सब्सटेंस विद एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसुलेटर। बिल्कुल ठीक बात है, इंसुलेटर्स जो होगा उसमें एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतना ज्यादा तो नहीं होता है, ये होता है करीबन 5, कई जगह 5 लिखा होता है, कई जगह 3 लिखा होता है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। तो अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आपका गलत जो आंसर आ गया यहां पर वो कौन सा आ गया, वो आ गया डी, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। अब यहाँ पर लगभग सारे ही सही से स्टेटमेंट है ना, तो ये एक बार चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ये सारे ऑप्शन सही है। सुपर कंडक्टर परफेक्टली डाई मैग्नेटिक भी होता है। सुपर कंडक्टर एक्सपेल्स आउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन इट इज ब्रॉट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लगभग सारे ऑप्शन सही से हैं मेरे हिसाब से। तो फिर भी आप एक बार इसको चेक कर लेना, एक क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू ड्यूलोंग पेटी लॉ, ड्यूलोंग पेटी ये कहता है कि जो स्पेसिफिक हीट है उसकी वैल्यू होती है 3R, यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो C प्रोपोर्शनल होता है T⁻0, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो A ऑप्शन आ जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब होती है वेलोसिटी रेजोनेंस पर, एट वेलोसिटी रेजोनेंस। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ स्पेयर हैज परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन विद अनदर आइडेंटिकल स्पेयर विद इनिशियली एट रेस्ट। ये कहानी है। परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन है, ऑब्लिक है तो दोनों एंगल के ऊपर है। तो एक रेस्ट में है, एक की मान लेते हैं वेलोसिटी है u, और एक रेस्ट में है, ये यहां मान लेते हैं ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी है 0। द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद उनकी डायरेक्शन में क्या एंगल होंगे वो हमें बताना है, ताकि 90 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक है ये। तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ mu², एक तो 0 है, दूसरा लिख दोगे आप हाफ m, आइडेंटिकल है तो दोनों के मास सेम है। इसको आपने लिख दिया v1² और इसको लिख दिया आपने v2²। तो यहां से बनेगा u² इक्वल्स टू v1² प्लस v2²। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी वो क्या इक्वेशन बनेगी, दूसरी, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि ये टक्कर करा इन्होंने और ये टक्कर के बाद अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो एक एंगल बना रहा है θ1 और एक एंगल बना रहा है θ2। तो ये जाएगा mu1, इसका कंपोनेंट आएगा mv1 cos θ1 और इसका कंपोनेंट आएगा mv2 cos θ2। तो ये होगा mu इक्वल्स टू mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2। तो यहां से ये बनेगा v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 इक्वल्स टू u। इसको आप लिख दो सेकंड, और एक जाएंगे ऐसे परपेंडिकुलर में इनके कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर में कंपोनेंट जाएंगे तो एक बनेगा mv1 sin θ1 और एक बनेगा mv2 sin θ2। ठीक है, तो एक बन जाएगा 0 इक्वल्स टू, क्योंकि इनिशियली तो कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो एक बन जाएगा 0 mv1 sin θ1 माइनस mv2 sin θ2। और यहां से आप बना लोगे इसको v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2, यही रहने दो, और ये इक्वल्स टू 0 करके थर्ड बना लो। सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके जोड़ दो, है ना। सेकंड और थर्ड जो है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक मिनट रुको, मैं एक पेज ले लेता हूं। तो सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड करना है आपको, सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। तो ये बनेगा u² इक्वल्स टू, यहां से ये बनेगा v1² cos स्क्वायर θ1, v2² cos स्क्वायर θ2। यहां से बनेगा v1² sin स्क्वायर θ1, v2² sin स्क्वायर θ2। तो यहां से कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बन जाएगा एक तो cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1, sin स्क्वायर θ1, और एक बन जाएगा v2², ये बन जाएगा cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2।
फिर यहां से बन के आएगा 2v1v2 cos θ1 θ2, और यहां से बन के आएगा -2v1v2 sin θ1 sin θ2। तो यहां से आप कॉमन निकालोगे 2v1v2, तो ये बन जाएगा cos θ1 cos θ2 cos θ2 और माइनस साइन θ1 और साइन θ2, ये बन गया। तो ये हो गया 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो यहां से हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये बनेगा 2v1v2, ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का। तो ये हो गया cos θ1 प्लस θ2, ये फॉर्मूला बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है उस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर लिखा है u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहां पर डाल दो, u स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u स्क्वायर किसके बराबर है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2v1v2 cos θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 0। तो cos 0 कब होगा, जब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री में। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द ऑसिलेटर इज लार्ज, क्वालिटी फैक्टर यदि लार्ज होगा तो उसकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी, उसकी पीक जो है वो शार्प हो जाएगी, और उसकी जो डैम्पिंग है वो लो हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, है ना। तो डैम्पिंग इज लो बट नॉट जीरो, तो आंसर आ जाएगा कौन सा, थर्ड। ठीक, तो ये थे आज के PYQ सेट, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।